चलिए एक मजेदार सोच से शुरू करते हैं। सोचिए, एक परमाणु अगर एक पूरा क्रिकेट स्टेडियम है तो उसका नाभिक यानी न्यूक्लियस क्या होगा? शायद पिच पर रखा एक चावल का दाना। हाँ, या उससे भी छोटा। पर मजे की बात यह है कि स्टेडियम का लगभग सारा वजन और उसकी पूरी पहचान उसी एक दाने में बंद है। हाँ, और यही सबसे बड़ा सवाल छिपा है। उस चावल के दाने में इतने सारे धनावेशित यानी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन जो सब एक दूसरे से कह सकते हैं नफरत करते हैं, एक साथ टिके कैसे हुए हैं? और ये भी कि जब इस दाने में जरा सा भी बदलाव होता है तो उससे किसी भी रासायनिक बम से लाखों गुना ज्यादा ऊर्जा कैसे निकलती है? यही आज की हमारी पड़ताल का विषय है। ठीक है, तो हमारे पास एक पहेली है। नाभिक के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन हैं, सब पर पॉजिटिव चार्ज है और स्कूल की फिजिक्स हमें बताती है कि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को धकेलते हैं, बिल्कुल दूर फेंकते हैं। तो इस हिसाब से तो हर परमाणु के नाभिक को एक धमाके में फट जाना चाहिए। तो फिर कुछ तो होना चाहिए जो इस प्रतिकर्षण को, इस रिपल्शन को हरा दे, और वो भी बहुत ही छोटे पैमाने पर। एकदम सही। यहाँ असल में दो ताकतों के बीच एक जबरदस्त खींचतान चल रही है। एक टीम में है विद्युत चुंबकीय प्रतिकर्षण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्जन। अच्छा, ये तो जाना पहचाना बल है। हाँ, ये वही बल है जो प्रोटॉन को एक दूसरे से दूर धकेल रहा है और नाभिक को तोड़ देना चाहता है। इसकी पहुंच काफी लंबी होती है, मतलब ये नाभिक के हर प्रोटॉन पर असर डालता है। और दूसरी टीम में कौन है जो इसे रोक रहा है? जाहिर है उसे बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली होना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरी टीम का खिलाड़ी है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और जैसा इसका नाम है, ये प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल है। सबसे शक्तिशाली? हाँ, लेकिन इसकी एक अजीब शर्त है। ये सिर्फ और सिर्फ बेहद करीबी दोस्तों पर काम करता है। मतलब? इसकी रेंज 1 फेम्टोमीटर से भी कम है, यानी 1 मिलीमीटर का खरबवां हिस्सा। 1 फेम्टोमीटर? ये दूरी सोचना भी नामुमकिन सा लगता है ना? और इतनी कम दूरी पर ये विद्युत चुंबकीय बल से लगभग 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक दूसरे से कसकर चिपका देता है। एक तरह का सुपर ग्लू। तो ये एक सुपर ग्लू है जो सिर्फ तब काम करता है जब कण एक दूसरे को लगभग छू रहे हों। पर यह बल आता कहां से है? इसका सोर्स क्या है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इसे ऐसे समझिए, असली ताकत तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर के कणों यानी क्वार्क्स को चिपकाने में खर्च हो जाती है। ओके। जो थोड़ी बहुत ताकत उस बंधन से बाहर रिश्ती है, वही प्रबल नाभिकीय बल है। ये उस असली बल का बस एक हल्का सा बचा खुचा असर है जो पास वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को महसूस होता है। अच्छा, तो ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। अगर प्रोटॉन जरा भी दूर हुए तो सुपरग्लू काम करना बंद कर देगा और प्रतिकर्षण जीत जाएगा। बिल्कुल। इस संतुलन में न्यूट्रॉन का क्या काम है? उनके पास तो कोई चार्ज भी नहीं होता। न्यूट्रॉन यहाँ शांति दूत की तरह काम करते हैं। देखिए, वे प्रबल नाभिकीय बल के जरिए आकर्षण तो बढ़ाते हैं, क्योंकि ये बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई भेदभाव नहीं करता। ठीक है। लेकिन उन पर कोई विद्युत आवेश न होने के कारण वे प्रतिकर्षण की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेते। तो हर न्यूट्रॉन के आने से टीम का कुल आकर्षण तो बढ़ता है, लेकिन प्रतिकर्षण उतना ही रहता है। अच्छा, तो वो झगड़े को नहीं बढ़ाते, सिर्फ दोस्ती को बढ़ाते हैं। सही समझे। यही वजह है कि जैसे जैसे नाभिक भारी होते जाते हैं, उन्हें स्थिर रहने के लिए प्रोटॉन से ज्यादा न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है, ताकि प्रोटॉन की बढ़ती फौज के आपसी झगड़े को काबू में रखा जा सके। ये संतुलन तो समझ में आया, लेकिन मैंने सुना है कि जब ये नाभिक बनते हैं तो कुछ द्रव्यमान गायब हो जाता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। मतलब अगर आप 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का वजन अलग अलग तौलें और फिर उनसे बने हीलियम नाभिक को तौलें, तो हीलियम का वजन थोड़ा कम निकलता है। ये तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के खिलाफ लगता है। वो द्रव्यमान कहाँ जाता है? ये आइंस्टाइन के सबसे प्रसिद्ध समीकरण E=mc² का साक्षात प्रमाण है। E=mc²? हाँ, वो जो गायब हुआ द्रव्यमान है, जिसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं, वो कहीं जाता नहीं बल्कि ऊर्जा में बदल जाता है। ऊर्जा में? जी, यही है बंधन ऊर्जा यानी बाइंडिंग एनर्जी। वो ऊर्जा जो इन कणों को एक साथ बांध कर रखती है। अच्छा, तो इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि नाभिक को वापस उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ने के लिए आपको ठीक उतनी ही ऊर्जा बाहर से देनी पड़ेगी। बिल्कुल। और प्रतिकण जितनी ज्यादा बंधन ऊर्जा होती है, नाभिक उतना ही मजबूत और स्थिर माना जाता है। मतलब स्थिरता सीधे सीधे इस बंधन ऊर्जा से जुड़ी हुई है। जिस नाभिक को तोड़ने में जितनी ज्यादा मेहनत लगे, वो उतना ही स्थिर है।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और जब हम इस प्रतिकण बंधन ऊर्जा को सभी तत्वों के लिए एक ग्राफ पर बनाते हैं तो हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैटर्न दिखाई देता है, बंधन ऊर्जा वक्र। बंधन ऊर्जा वक्र। हाँ, ये वक्र हल्के तत्वों जैसे हाइड्रोजन के लिए तेजी से ऊपर चढ़ता है, फिर लोहा आयरन 56 के पास अपनी चोटी पर पहुंचता है और फिर यूरेनियम जैसे भारी तत्वों के लिए धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। तो लोहा इस चार्ट का राजा है। कह सकते हैं वो प्रकृति का सबसे स्थिर नाभिक है। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि ये जो बंधन ऊर्जा का ग्राफ है, ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये असल में हमारी अपनी कहानी है कि लोहे तक पहुंचने की ये होड़ ही वजह है कि मैं और आप आज यहां मौजूद हैं। बिल्कुल, ये साधारण सा दिखने वाला वक्र ब्रह्मांड की 2 सबसे शक्तिशाली प्रक्रियाओं का नक्शा है। 2 प्रक्रियाएं। हाँ, पहली है नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। जब हाइड्रोजन जैसे हल्के नाभिक जो वक्र पर नीचे है आपस में जुड़कर हीलियम जैसा भारी नाभिक बनाते हैं तो वे वक्र पर ऊपर की ओर जाते हैं, ज्यादा स्थिर अवस्था में। सही कहा। और इस छलांग में वे भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं। यही प्रक्रिया हमारे सूरज और अरबों तारों को रोशन कर रही है। ओके, तो हल्के तत्वों को जोड़ने से ऊर्जा मिलती है क्योंकि वे स्थिरता की चोटी यानी लोहे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या भारी तत्वों के साथ इसका उल्टा होता है? बिल्कुल। क्या उन्हें तोड़ने से भी ऊर्जा मिल सकती है क्योंकि वो भी तो चोटी से दूर दूसरी ढलान पर है? एकदम सही सोचा आपने। यही दूसरी प्रक्रिया है, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। जब यूरेनियम जैसा कोई बहुत भारी नाभिक टूटकर हल्के और ज्यादा स्थिर टुकड़ों में बंटता है तो वो भी वक्र की चोटी की ओर बढ़ता है। और इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा निकलती है? हाँ, इस प्रक्रिया में भी बंधन ऊर्जा का अंतर ऊर्जा के रूप में बाहर निकलता है और ये भी भारी मात्रा में होता है। हमारे परमाणु ऊर्जा रिएक्टर और परमाणु बम वो सब इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। तो ये एक वक्र हमें बताता है कि ऊर्जा कहाँ छिपी है, या तो चार्ट की शुरुआत में हल्के तत्वों को जोड़कर या चार्ट के अंत में भारी तत्वों को तोड़कर। बिल्कुल। तो लोहा सबसे स्थिर है, लेकिन प्रकृति में तो सैकड़ों तरह के नाभिक हैं जो स्थिर नहीं हैं। वे क्या करते हैं? वे हमेशा के लिए अस्थिर तो नहीं रह सकते। नहीं, वे खुद को बदलते हैं और इसी को हम रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, है ना? सही कहा। ये हमेशा विखंडन जैसा बड़ा बिखराव नहीं होता, कभी कभी ये बस एक छोटा सा बदलाव होता है स्थिरता पाने के लिए। बिल्कुल, ये नाभिक का प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए ज्यादा आरामदायक, ज्यादा स्थिर स्थिति में आने का तरीका है। इसके 3 मुख्य रास्ते हैं। 3 रास्ते? हाँ, जो अलग अलग तरह की समस्याओं को हल करते हैं। अगर कोई नाभिक बहुत ज्यादा भारी है तो वो अल्फा क्षय करता है। अल्फा क्षय? इसमें वो अपने अंदर से एक हीलियम नाभिक यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का एक पैकेट बाहर फेंक देता है। ये वजन कम करने का सबसे सीधा तरीका है। और अगर समस्या वजन की नहीं बल्कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गलत अनुपात की हो तो? तब बीटा क्षय होता है। एक मिनट, एक न्यूट्रॉन बस यूं ही एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है? ये तो कीमिया मतलब एल्केमी जैसा लगता है, एक चीज का दूसरी चीज में बदलना। क्या ये वाकई में होता है? ये सवाल बहुत अच्छा है और ये वाकई में होता है। ये प्रकृति के एक और मौलिक बल की वजह से होता है जिसे कमजोर नाभिकीय बल या वीक इंटरैक्शन कहते हैं। एक और बल? हाँ, ये बल कणों को अपनी पहचान बदलने की इजाजत देता है। तो बीटा क्षय में एक न्यूट्रॉन सचमुच एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो में बदल जाता है, या इसका उल्टा भी हो सकता है। वाह, तो ये नाभिक को अपना प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अनुपात ठीक करने में मदद करता है? बिल्कुल, ताकि वो स्थिरता की घाटी के और करीब आ सके। और तीसरा प्रकार? तीसरा है गामा क्षय या गामा डीके। कभी कभी अल्फा या बीटा क्षय के बाद नया बना नाभिक थोड़ा उत्साहित या बेचैन होता है। मतलब उसके पास अतिरिक्त ऊर्जा होती है। हाँ, इस फालतू ऊर्जा से छुटकारा पाने के लिए वो एक उच्च ऊर्जा वाला फोटॉन, जिसे गामा किरण कहते हैं, छोड़ता है। इसमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या नहीं बदलती, बस नाभिक एक गहरी सांस छोड़कर शांत हो जाता है। और जहां तक मुझे याद है ये क्षय की प्रक्रिया एक अकेले परमाणु के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित है ना? सही। आप एक एटम को देखकर नहीं बता सकते कि वो अगले सेकंड में टूटेगा या 1 अरब साल बाद,
लेकिन अगर आपके पास हजारों लाखों एटम हो तो उनका व्यवहार गणित की तरह सटीक हो जाता है। बिल्कुल। यहीं से अर्धायु या हाफ लाइफ का आइडिया आता है, सही कहा? आपने बिल्कुल सही समझा। यही क्वांटम यांत्रिकी का जादू है। व्यक्तिगत स्तर पर अनिश्चितता, लेकिन सामूहिक स्तर पर सटीक भविष्यवाणी। अर्ध आयु, हाफ लाइफ, वो समय है जिसमें किसी भी रेडियोधर्मी पदार्थ के आधे परमाणु क्षय हो जाते हैं। और ये समय बहुत अलग अलग हो सकता है। अविश्वसनीय रूप से। कुछ के लिए ये सेकंड का एक छोटा सा हिस्सा होता है, तो कुछ के लिए ब्रह्मांड की उम्र से भी खरबों गुना ज्यादा है। तो ये सब कुछ, ये बल, ये संतुलन, ये क्षय, ये छोटी सी अदृश्य दुनिया हमारे चारों ओर की हर चीज को कैसे आकार देती है, इन सबको असल मतलब क्या है? चलिए इन विचारों को कुछ ठोस उदाहरणों से जोड़ते हैं, तब इनकी अहमियत साफ हो जाएगी। सबसे पहले आसमान में देखिए, तारों की चमक। हमारा सूरज। हाँ, हमारा सूरज एक विशालकाय संलयन रिएक्टर है। उसके केंद्र में हर सेकंड लाखों टन हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम बना रहे हैं। और इस प्रक्रिया में निकलने वाली ऊर्जा ही हमें रोशनी और गर्मी देती है। बिल्कुल, और पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। और ये प्रक्रिया सिर्फ हीलियम पर नहीं रुकती, ये वही बंधन ऊर्जा वक्र पर ऊपर चढ़ने की कहानी है। अच्छा, तो तारे और भी भारी तत्व बनाते हैं? हाँ, जब तारे बूढ़े होते हैं तो वे हीलियम से कार्बन, फिर ऑक्सीजन और इसी तरह लोहा बनाने तक का सफर तय करते हैं। लोहा, स्थिरता की चोटी। सही। हमारे शरीर का हर कार्बन परमाणु, हमारे खून का हर लौह परमाणु अरबों साल पहले किसी तारे के गर्भ में इसी तरह बना था। और जो लोहे से भी भारी हैं, जैसे सोना चांदी, वो सुपरनोवा यानी तारों के महाविस्फोट में बनते हैं। तो जब हम कहते हैं कि हम तारों की धूल से बने हैं, ये कोई कविता नहीं, ये नाभिकीय भौतिकी का एक तथ्य है। ये सोचना ही अपने आप में कमाल है। और यहाँ पृथ्वी पर हमारे पैरों के नीचे की जमीन के बारे में ये क्या बताता है? ये हमें पृथ्वी की उम्र बताता है। यहाँ रेडियोधर्मिता एक टाइम मशीन की तरह काम करती है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग? हाँ, जैसे यूरेनियम 238 की अर्ध आयु लगभग 4.5 अरब साल है, और ये धीरे धीरे क्षय होकर सीसे यानी लेड में बदल जाता है। ओके। वैज्ञानिक पुरानी चट्टानों में बचे हुए यूरेनियम और बन चुके सीसे का अनुपात मापते हैं। इसी घड़ी को पढ़कर हमें पता चला कि हमारी पृथ्वी 4.5 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी है। और इसका असर हमारे आज के जीवन, खासकर चिकित्सा में भी है। बहुत गहरा असर है। दवा और इलाज में इसका सबसे शानदार उदाहरण है पेट स्कैन यानी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ये पेट स्कैन, ये तो कमाल है। मतलब हम उसी रेडियोधर्मिता का इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्राकृतिक रूप से होती है, और उसे शरीर के अंदर जासूसी करने के लिए भेज रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। इसमें शरीर में एक ऐसा रेडियोधर्मी पदार्थ डाला जाता है जो पॉजिट्रॉन छोड़ता है। पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटीमैटर साथी? हाँ, जब ये पॉजिट्रॉन शरीर के किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो दोनों नष्ट होकर गामा किरणों के 2 फोटॉन पैदा करते हैं जो ठीक विपरीत दिशाओं में निकलते हैं। और एक स्कैनर इन फोटॉन को पकड़ लेता है? बिल्कुल, और इससे ये पता लगा लेता है कि शरीर के अंदर वो पदार्थ कहाँ जमा हो रहा है। इससे डॉक्टर ये देख पाते हैं कि कैंसर की कोशिकाएं कहाँ तेजी से ग्लूकोज खा रही हैं या दिमाग के कौन से हिस्से सक्रिय हैं। तो वही नाभिकीय प्रक्रियाएं, संलयन, क्षय और बलों का नाजुक संतुलन, जो दूर के तारों को रोशनी देती हैं, वही हमारी पृथ्वी की उम्र बताती हैं, हमारे शरीर के तत्वों को बनाती हैं, और यहाँ तक कि आधुनिक जीवन बचाने वाले चिकित्सा उपकरणों को भी शक्ति देती हैं। ये सब कुछ एक ही भौतिकी से जुड़ा है जो एक चावल के दाने से भी छोटी जगह में काम कर रही है। कमाल है। और यहाँ एक अंतिम विचार है सोचने के लिए। ये सोचना कमाल का है कि प्रकृति ने सबसे स्थिर तत्व लोहे को बनाने में अरबों साल लगा दिए, तारों को जलाकर और फिर सुपरनोवा में फोड़कर। हाँ, एक बहुत लंबी प्रक्रिया। और हमने, इंसानों ने, सिर्फ 100 सालों में उस चार्ट के दूसरे छोर यानी यूरेनियम को तोड़कर ऊर्जा निकालना सीख लिया। ये दिखाता है कि हम कितनी तेजी से ब्रह्मांड के नियमों का इस्तेमाल करना सीख गए हैं। और ये भी कि इस शक्ति को संभालने की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। नाभिक के अंदर की दुनिया को समझना सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति को समझना है जिसे विवेक और सावधानी से इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी हम सब पर है।